बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो नए नए कपड़ों का बहुत शौकीन था। वह अपने राज्य की आमदनी को अपने शौक को पूरा करने में ही लुटा देता था। उसकी कामना हर समय यह रहती कि लोग उसके कपड़ों को देखते ही रह जाएं। उसे ना तो सेना को मजबूत बनाने की फिक्र थी और ना ही खेल तमाशे में वह कोई रस लेता था। ना घूमने फिरने का उसका मन करता था। हाँ, अपने नए कपड़ों को दिखाने के लिए वह चाहे 10 कोस चला जाता। दिन और रात के हर घंटे के लिए उसके पास अलग अलग पोशाक थी। जिस तरह किसी राज्य में राजा के बारे में पूछने पर उत्तर मिलता है कि वह अपने मंत्रियों की बैठक में है, उसी तरह यदि कोई इस राजा के बारे में पता करता वह कहाँ है, तो उत्तर मिलता कि वह पोशाक बदलने वाले कमरे में है। जिस शहर में वह राजा रहा करता था वह भरा पूरा था और वहाँ रात दिन आने जाने वालों की चहल पहल रहती थी। कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन बाहर से आने वाले लोग सैकड़ों की तादाद में राजधानी के बाजारों में दिखाई ना पड़ते हों। इन्हीं में से एक दिन दो ठग भी आ गए। उन्होंने लोगों को बताया कि वे बुनकर हैं और बहुत बढ़िया कपड़ा बुनते हैं। सारे संसार में दिया लेकर ढूंढने पर भी हमारे जैसा कोई नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता। ना केवल उस कपड़े का रंग और कलाकारी ही सुंदर होगा, बल्कि उसमें यह भी विशेषता होगी कि जो आदमी अपने पद के योग्य नहीं होगा या हद दर्जे का बेवकूफ़ होगा, उसे वे वस्त्र दिखाई नहीं देंगे। राजा ने मन ही मन सोचा, इस तरह के वस्त्र तो अनमोल होंगे। यदि मैं ऐसे कपड़े पहन लूं, तो मुझे पलक मारते उन लोगों का पता मिल जाएगा जो अपने अपने पदों के योग्य नहीं हैं। तब मैं भी अपनी प्रजा में से होशियार लोगों को चुन सकता हूँ, इनसे अपने लिए कपड़े बनवाता हूँ। और राजा ने उन ठगों को कपड़ा बनाने के लिए फौरन ढेर सारा रुपया दिया और कहा कि वे तुरंत अपना काम शुरू कर दें। ठगों ने एक करघा लगाया और ऐसे दिखाने लगे जैसे कपड़ा बुन रहे हों, लेकिन करघा खाली था। उन्होंने राजा से बढ़िया रेशम और सोने के तार मांगे थे, पर उन्हें इस्तेमाल करने की जगह अपने अपने झोलों में छिपा लिया। देर रात तक वे खाली करघे के सामने बैठकर ऐसा जाहिर करते थे जैसे कपड़ा बुन रहे हों। राजा ने सोचा, देखूं तो सही वे कैसे काम कर रहे हैं। पर यह सोचकर भी उसका दिल जोरों से धड़कने लगा कि जो बेवकूफ़ और अपने पद के लायक नहीं होगा, वह उस कपड़े को देख भी नहीं पाएगा। उसे यह चिंता नहीं थी कि उसके खुद के साथ भी ऐसा हो सकता था। फिर भी उसने सोचा कि पहली बार यह देखने के लिए कि दोनों अपना काम कैसे कर रहे हैं, किसी और को भेजना चाहिए। पूरे शहर में सबने कपड़े के जादुई गुण के बारे में सुना था। सभी यह जानने को बेचैन थे कि उनका पड़ोसी कितना बेवकूफ़ और बेकार है। राजा ने सोचा, मैं अपने वफादार प्रधानमंत्री को भेजता हूँ। वह देखकर आएगा कि जुलाहों का काम कैसा चल रहा है। वह होशियार है, अपने काम में लायक आदमी है। अगर कोई जांच कर सकता है तो बस केवल वही है। प्रधानमंत्री अच्छे स्वभाव वाला बूढ़ा व्यक्ति था। जब वह उस कमरे में पहुंचा जहां जुलाई काम कर रहे थे, तो उसने देखा कि करघा खाली था। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर खोली और सोचने लगा कि हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे तो एक भी चीज़ दिखाई नहीं दे रही। फिर भी वह कुछ बोला नहीं। ठगों ने उसे करघे के पास बुलाया जिससे वह उनके बनाए कपड़े का रंग और डिजाइन देख सके। खाली करघे की तरफ इशारा करके उससे देखने को कहा। बेचारा प्रधानमंत्री करघे के एकदम निकट आकर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा, मगर उसे फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई तो तब देता जब वहाँ कुछ होता। उसने मन में सोचा कि क्या ऐसा भी संभव हो सकता है कि मैं मूर्ख हूँ। मुझे तो इस बात का गुमान तक नहीं था। खैर, अब तो यह बात किसी पर प्रकट नहीं होनी चाहिए। और भला क्या ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने पद के योग्य ना रहूं? यह बताने से तो कतई काम नहीं चलेगा कि मुझे कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा। अरे, आपने हमारे काम के बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया, दोनों ठगों ने एक साथ कहा। ओहो, यह कपड़ा तो बहुत सुंदर है, बहुत लुभावना है, बूढ़े प्रधानमंत्री ने कहा। और भी निकट से अपने चश्मे को संभालते हुए कहा, कारीगरी भी बहुत सुंदर है और रंग का तो कहना ही क्या।
अब मैं राजा साहब को कपड़े का राय रत्ती हाल बता सकता हूँ। बहुत शानदार कपड़ा बनाया है आपने। हमें यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई, दोनों बुनकर बोले। फिर उन्होंने कपड़े की कारीगरी और रंग की बारीकियां मंत्री को समझाने का प्रयत्न किया। मंत्री सब ध्यान देकर सुनता रहा, जिससे राजा साहब के सामने कपड़े की सुंदरता बयां करते समय वह सारी बातें बता सके और उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर सके जिनके द्वारा दोनों ठग कपड़े की बारीकियां समझा रहे थे। उसने ऐसा ही किया। अब दोनों ठगों ने और अधिक रेशम, सोने के तार और धन की फरमाइश की तुरंत सब चीज़ें मांगी। उन्हें सब चीज़ें प्रदान की गईं। उन्होंने सब चीज़ों को भी निवाला बनाया और आराम के साथ फिर अपने निरर्थक धंधे में जुट गए। वही खटाखट और हवा की बुनाई जारी रही। एक दिन राजा ने एक दूसरे कुशल मंत्री को यह देखने के लिए भेजा कि बुनकरों का काम कैसा चल रहा है। उस मंत्री के साथ भी बिल्कुल वैसी ही घटना घटी। वह देखकर हक्का बक्का रह गया कि करघी में तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या ख्याल है आपका, कपड़ा सुंदर है कि नहीं? दोनों ठगों ने मंत्री से सवाल किया और साथ ही साथ झूठ मूठ के कपड़े की सुंदरता बखारना शुरू कर दिया। मैं मूर्ख तो नहीं हूँ, उस मंत्री ने सोचा, और ना ही मैं अपने पद की अयोग्य हूँ। हाँ, यह हो सकता है कि राजा साहब ने जिस काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है, मैं उस काम के अयोग्य हूँ। बहुत अजीब बात है, पर इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। इसलिए उसने भी कपड़े की खूब प्रशंसा की। फिर राजा के पास जाकर बोला कि कपड़ा वास्तव में बहुत ही प्यारा बनाया है। आज तक किसी ने भी ऐसा कपड़ा नहीं देखा होगा। शहर में जिसके मुंह से सुनो कपड़े की तारीफ हो रही है। अब तो राजा ने स्वयं भी देखना चाहा। बाद में तो सामने आएगा ही, मगर करघे पर बुना जाता देखने में कुछ और ही बात थी। इसलिए राजा ने बहुत से सभासदों को अपने साथ लिया और कपड़ा देखने के लिए चल दिया। उन सभासदों में ईमानदार और बुद्धिमान मंत्री भी थे, जो पहले कपड़ा देखने के लिए आए थे। जब राजा दोनों ठगों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दोनों के दोनों पसीने पसीने हो रहे हैं और तेजी के साथ मशीन की तरह अपना काम कर रहे हैं। हालांकि उनके पास एक भी सूत का रेशा नहीं था। कितना शानदार कपड़ा है, दोनों मंत्रियों ने कहा। महाराज, तनिक और निकट चलकर देखिए और इस कपड़े की कारीगरी और रंग को सराहिए। उन्होंने खाली करघों की ओर इशारा किया। वे समझते थे कि चाहे उन्हें कपड़ा दिखाई दे रहा हो या ना दे रहा हो, मगर औरों को तो जरूर दिखाई दे रहा होगा। राजा सोचने लगा, यह क्या, यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यह तो बड़ी गड़बड़ की बात हो गई। क्या हो सकता है, मैं बेवकूफ़ हूँ या राजा होने की योग्यता मुझ में नहीं है? यह तो मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी और सारे राज्य में मेरी बदनामी हो जाएगी। इसलिए राजा ने उत्तर में कहा, हाँ, सचमुच बहुत बहुत सुंदर कपड़ा है। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। और वह खाली करघों की ओर देख देख कर इस तरह मुस्कुराने लगा मानो कपड़ों की परख करने के बाद राजा उस पर मोहित हो गया हो। यह तो वह किसी भी तरह स्वीकार करने को तत्पर नहीं था कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। साथ खड़े लोगों ने वाह वाह की झड़ी लगा दी। जितने मुंह उतनी बातें, कपड़ा सुंदर है, बढ़िया है, शानदार है, रोबीला है, ऐसा है, वैसा है, और सभी प्रसन्न हो रहे थे, मानो उन्होंने कपड़े को अपनी आंखों से देखा हो। राजा ने तुरंत उन्हें राजकीय बुनकर के पदक प्रदान किए और आज्ञा दी कि उन पदकों को वो अपने अपने कोटों के काजों में लगा दें। राजा के सभासदों ने उसे सलाह दी कि उन मूल्यवान कपड़ों को आने वाले महासम्मेलन के दिन पहना जाए। राजा ने उनकी बात मान ली। जिस दिन महासम्मेलन का जुलूस निकलना था, उससे पहली रात को दोनों ठग जागकर काम करते रहे और 20 अंडे उन दोनों ने जलवाए रखे। हर आदमी देख सकता था कि वे दोनों राजा के नए कपड़े तैयार करने में जमीन आसमान एक कर रहे हैं। उन लोगों ने ऐसा दिखाया मानो कपड़ा करघों पर से उतर गया है। अब उन्होंने बड़ी बड़ी तेज कैंचियाँ लीं और बड़े कायदे से हवा में ही चलाया। फिर बिना धागे की सुइयाँ लेकर ऐसा दिखावा किया कि मानो कपड़े सिए जा रहे हैं। अंत में जुलूस के समय से थोड़ी देर पहले वे हाथ पैर झाड़ कर निपट गए, मानो बड़ा भारी किला फतेह कर डाला हो। उन्होंने संदेशवाहक से कहा,
देख नहीं रहे हो, कपड़े तैयार हो गए हैं, राजा साहब को जाकर सूचना दे दो। संदेशवाहक तुरंत जाकर राजा को खबर देकर आया, महाराज, बहुत बढ़िया कपड़े सिलकर तैयार हो गए हैं, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखे हैं। राजा अपने साथियों को लेकर स्वयं तैयार कपड़ों को देखने के लिए आया। ठगों ने अपने अपने एक एक हाथ फैलाकर इस तरह दिखाए मानो बड़े कीमती कपड़े पहन रखे हों। एक बोला, देखिए महाराज, इस प्रकार के कपड़े सारी दुनिया में देखने को नहीं मिलेंगे। यह देखिए, गले की काट बिल्कुल नए तर्ज की है और आस्तीन की घुमाव पर झोल की छाया तक नहीं, और कमर तो मानो स्वयं राजा की कमर का मुकाबला कर रही हो। हुजूर, इन कपड़ों को पहनकर ना केवल आप अपने राज्य के राजा दिखाई देंगे, बल्कि सबसे खूबसूरत राजा भी कहलाएंगे। इन कपड़ों की बारीकी को देखिए, इसकी वजह से इनमें वजन भी मकड़ी के जाले से अधिक नहीं। जो उन्हें पहनता है उसे यही मालूम नहीं होता कि उसने कुछ पहन भी रखा है, लेकिन इसी में तो इन कपड़ों की खूबसूरती छिपी हुई है। जी हाँ, यह बात 100% सही है, सारे सभासद बोल उठे, मगर वास्तव में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि था ही नहीं कुछ जिसे वे देख पाते। अगर महाराज अपने कपड़े उतार डालें तो हम यहीं शीशे के सामने महाराज को ये शानदार वस्त्र पहना देंगे, ठगों ने कहा। राजा ने अपने सारे कपड़े उतार डाले। ठगों ने एक के बाद एक राजकीय वस्त्र राजा को पहनाने का दिखावा किया, और राजा भी जैसे जैसे वे कहते गए वैसे वैसे हरकत करता चला गया। यही नहीं, लोगों को यह दिखाने के लिए कि वह अपने नए वस्त्रों को कितने ढंग से पहन रहा है, शीशे के सामने खड़े राजा साहब कभी झुकते, कभी सीधे होकर कपड़े झटकाते मालूम होते। सभी लोग चिल्ला उठे, वाह वाह, कितने सुंदर कपड़े हैं, कमाल है, ऐसा नमूना आज तक नहीं देखा। रंग तो इंद्रधनुष को मात कर रहे हैं, कारीगरी ऐसी कि आज तक नहीं ऐसी निकली, बहुत शानदार राजसी पोशाक है महाराज। मुख्य चौबेदार ने कहा, महाराज, आपका छत्र आपको ले जाने के लिए बाहर प्रतीक्षा कर रहा है। महाराज ने कहा, ठीक है, हम तैयार हैं। राजा कपड़ा ठीक करता हुआ शीशे में खुद को अकड़कर देखने लगा, मानो उन नए वस्त्रों में अपने को स्वयं भी जांच रहा हो। राजा के लंबे लटकते चलने वाले चोगे को उठाने वाले दासों ने नीचे झुककर ऐसा दिखावा किया कि मानो सचमुच पोशाक को कायदे से उठाकर महाराज के पीछे चल रहे हों। वे भी यह नहीं चाहते थे कि कोई यह कह सके कि उन्होंने अपने हाथ में कुछ उठा नहीं रखा अथवा उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं दे रहे। इस प्रकार शानदार छत्र के नीचे चमर डुलवाता हुआ राजा जुलूस के आगे आगे चल पड़ा। सड़क के दोनों ओर खड़े और खिड़कियों पर लटकी स्त्रियां और पुरुषों ने गला फाड़ फाड़ कर राजा के कपड़ों की प्रशंसा की। क्या सुंदर पोशाक है महाराज, संसार का कोई वस्त्र इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता। कितना सुंदर चौका लटकता जा रहा है। वास्तव में कोई भी यह नहीं चाहता था कि वह जो काम कर रहा है उसके अयोग्य ठहरा दिया जाए, अथवा स्वयं को कोई भी मूर्ख नहीं दिखाना चाह रहा था। इसलिए राजा ने आज तक जितनी पोशाकें पहनी थीं उनमें से यह पोशाक सबसे अधिक सफल सिद्ध हुई। यह दूसरी बात है कि पोशाक तो वास्तव में थी ही नहीं। अंत में एक छोटे से बच्चे ने चिल्लाकर कहा, देखो तो राजा नंगा है, लो सुनो तो इस अबोध बालक की बात। बच्चे का पिता घबराकर बोला, परंतु बात ने जड़ पकड़ ली और लोग एक दूसरे के कान में खुसर फुसर करने लगे। सच में राजा नंगा ही तो है। अंत में सब लोग चिल्ला पड़े, राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा है, सब हमारा वहम है। राजा बड़े चक्कर में पड़ गया, क्योंकि मन ही मन वह समझ रहा था कि लोग सही कह रहे हैं, मगर उसने सोचा कि जब इसे शुरू ही कर दिया गया है तो अंत करके छोड़ना चाहिए, नहीं तो हमारी बड़ी बदनामी होगी। जुलूस आगे बढ़ता चला गया और दास लोग उस पोशाक को थामे चलते रहे जो कि वास्तव में थी ही नहीं। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाया गया छोटा सा रोचक प्रसंग अच्छा लगा होगा। कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।